क्यों आपका क्रिएटिनिन सब कुछ करने के बाद, सारी मेडिसिन लेने के बावजूद भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। किडनी के बारे में सोचो, किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स के बारे में सोचो जो सिंगल मेम्ब्रेन पे बने हुए, सिंगल सेल मेम्ब्रेन पे बने हुए हैं। कैसे हम अपने ब्लड के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे ब्लड के अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब तक आपने ही कोशिश ही नहीं की अपनी किडनी को बचाने के लिए, तो कौन सा डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्रिएटिनिन के बारे में कि क्यों आपका क्रिएटिनिन सब कुछ करने के बाद, सारी मेडिसिन लेने के बावजूद भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर जो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, जब डायग्नोस हुआ तो 1.5 था, तो 1.5 से लेकर 3.5 तक जो आया वो बहुत स्लो आया, कई साल लगे उसका वहाँ तक पहुँचने में। मगर 3.5 से जब वो बढ़ना शुरू होता है तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के जो क्रिएटिनिन लेवल है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3.5 to 4, 5, 6, 7 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये जानना हर एक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट अक्सर क्रिएटिनिन पे फोकस करके रहता है कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन घट रहा है, उसके माइंड में और कुछ भी नहीं होता। तो वो चीज़ें हम अपने माइंड से क्लियर करनी होंगी और किडनी फेलियर के बारे में और डिटेल से हमें जानना होगा। जब किसी की किडनी कम काम करना शुरू करती है तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। तो वेस्ट मटेरियल कैसे दो टाइप का होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया, सिर्फ ये दो वेस्ट मटेरियल थोड़ा जो बॉडी में इकट्ठे होते हैं, और भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहता है। और उनमें से सबसे खतरनाक है आपका एसिड। हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड में से एसिडिटी को रेगुलेट करती है, मतलब बॉडी में अगर एसिड ज़्यादा है तो उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। मगर जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो ये मैकेनिज्म भी इफेक्टेड होता है। जैसे क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, यूरिया बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से एसिडिटी आपकी ब्लड के अंदर बननी शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है। मगर ये एसिडिटी आपकी केएफटी रिपोर्ट के अंदर दिखाई नहीं देती, इसलिए पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देता। ये जो एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से क्या होता है, बॉडी का जो ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। अब अपनी किडनी के बारे में सोचो, किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स के बारे में सोचो जो सिंगल मेम्ब्रेन पे बने हुए, सिंगल सेल मेम्ब्रेन पे बने हुए हैं। अब वो पहले से नुकसान सह रहे हैं, आपके बड़े हुए बीपी का, बड़े हुए शुगर हो सकता है, वहाँ आपकी आइजोनेफ्रोपैथी हो सकती है, या कोई भी रीज़न से आपकी किडनी को डैमेज हो रहा है, उसको सोचो कि उसको नुकसान चल रहा है। अब जो उसमें ब्लड आ रहा है वो भी उसके लिए फेवरेबल नहीं है, उसको भी परेशान कर रहा है आपके नेफ्रॉन्स के सेल्स को। तो रिजल्ट क्या होता है कि नेफ्रॉन्स में डैमेज बढ़ना शुरू हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से। जब तक 3.5 तक आया तब तक ब्लड का पीएच इतना होता है कि वो किडनी को नुकसान ना पहुंचाए, मगर 3.5 के बाद जब वो ब्लड आ रहा है वो इतना एसिडिक होता है कि आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा पाता है, जिसी वजह से आपका 3.5 से जो लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है। कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में आपके लेवल 7, 8, 10 पहुंच जाते हैं, जहां पर पेशेंट को डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रोक दें, अपने ब्लड के पीएच को हम मेंटेन कर लें, तो क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैसे किया जा सकता है, कैसे हम अपने ब्लड के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे ब्लड के अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। निकाल नहीं सकते क्योंकि किडनी अभी ढंग से काम नहीं कर रही, बट हमें कुछ दूसरा ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा जिससे हम उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दें, ब्लड का पीएच सही तरीके से मेंटेन रहे। तो जितने भी अपने किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जब भी वो अपनी केएफटी रिपोर्ट करवाने जाएं तो साथ में एक टेस्ट जरूर इंक्लूड करवाएं, वो है सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट का। ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये ब्लड में जितने ज़्यादा है, मतलब ब्लड जो है उतना आपका सही लेवल पे है, सही उसका पीएच है। तो इसके जो लेवल होते हैं वो 22 to 29 होते हैं। अगर आपका जो सीरम बाइकार्बोनेट्स के लेवल कम आ रहे हैं, मतलब आपके ब्लड के अंदर एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, तो उसे हमने कैसे पूरा करना है? बाइकार्बोनेट्स देकर। ये बाइकार्बोनेट्स हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बिल्कुल सही वही बेकिंग सोडा है जिसके बारे में आपने हमारी कई वीडियो में देखा, और बहुत सारे पेशेंट उसको नोडोसिस के नाम से, सोबोसिस के नाम से, सोडिक कार्ब के नाम से कई टाइप की टैबलेट की फॉर्म में इसको अपने अंदर इनटेक कर रहे होते हैं, मगर वो अपना टेस्ट नहीं करवाते। क्या वो जो आप टैबलेट ले रहे हो आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स के वैल्यू को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टैबलेट ले रहे हो और फिर भी आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट के जो लेवल्स हैं बॉडी के अंदर वो कम हो रहे हैं, मतलब यानी आपका ब्लड एसिडिक हो रहा है, हो सकता है कि वो कम नुकसान पहुंचाए, बट वो नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने उसको बिल्कुल इस कैटेगरी के अंदर लेकर आना होता है जहां पर उसके जो लेवल्स हैं बिल्कुल मेंटेन हो जाए, ब्लड का पीएच बिल्कुल सही हो और किडनी को कम से कम
इस चीज़ की वजह से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से और नुकसान ना सहना पड़े। जब पेशेंट इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि जो आपके किटनिन लेवल है अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से बढ़ना बंद कर देते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। ये तो हो गया एक कॉम्प्लिकेशन का तरीका। अब और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका किटनिन बढ़ता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि एक बार अपनी जो मेडिसिन है ना सब निकालो और एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद बिना किसी की हेल्प के आप गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करो कि कौन सी मेडिसिन आप किस वजह से ले रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के एंड पे ये काम आप जरूर करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है अपनी सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंदर। आप बीपी की मेडिसिन ले रहे होंगे, अगर आपको शुगर है तो आप शुगर की मेडिसिन ले रहे होंगे, आप कैल्शियम विटामिन डी ले रहे होंगे, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप एरिथ्रोपोइटिन ले रहे होंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी दे रखी हो। इसके साथ साथ आपकी सोडा बाइक आपकी टैबलेट हो सकती है कि चल रही हो सकता है कि वो ना चल रही हो। इसके साथ साथ खून को बढ़ाने के लिए आपको आयरन की टैबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा आपको आपकी मेडिसिन के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपकी किडनी पर डायरेक्टली काम करती हो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपके किडनी को बढ़ने से सिर्फ रोक पाती हो। आप मेडिसिन ले रहे हो, कई महीनों से ले रहे हो और देख रहे हो कि आपके किडनी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके माइंड में एक बार डाउट नहीं आता कि ये मेरे लेवल क्यों बढ़ते जा रहे हैं, किस वजह से बढ़ते जा रहे हैं, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ तो ये ट्रीटमेंट फेल क्यों हो रहा है, और अगर एक ट्रीटमेंट फेल हो रहा है तो मैं उस पर क्यों कंटिन्यू करूँ। कभी माइंड में क्वेश्चन नहीं आया? ये आना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन का सेट आपको सही तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा, आपकी दिक्कत को सिर्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हम नहीं कह रहे कि वो ठीक हो, हम कह रहे हैं कि बस उसे कंट्रोल कर दे, अगर वो इतना भी अचीव नहीं कर पा रहा तो क्या ट्रीटमेंट वो आपके लिए सही है? क्या वो आपको किडनी डैमेज से बचा पाएगा? नहीं हो बचा पाएगा। जो पिछले 1 महीने में नहीं कर पाया वो आगे भी नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अपनी मेडिसिन को इवैल्यूएट करना। हम फॉस्फेट बाइंडर्स लेते हैं, हम विटामिन डी लेते हैं, हम आयरन लेते हैं, हम एरिथ्रोपोइटिन लेते हैं, बट कहीं पर भी आपको मेडिसिन ऐसी नहीं मिलती जो आपकी किडनी पे काम करती हो, किडनी को बचाने की कोशिश करती हो। जब तक आपने ही कोशिश ही नहीं की अपनी किडनी को बचाने के लिए, तो कौन सा डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है? पेशेंट अक्सर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और क्या ज़रूरत है मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। अब अपने आप से सवाल करो, क्या ज़रूरत है आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की? क्या जो ट्रीटमेंट आपको ले रहे हो क्या वो आपके लिए सही है? क्या वो आपके लिए काम कर रहा है? क्या आपके लेवल्स को वो कंट्रोल कर पा रहा है? और मेडिसिन लेने के बाद क्यों आपके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं? ये सवाल अब अपने आप से करो। क्या आपको ज़रूरत है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की? तब आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये सब कुछ आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट्स को देख के, अपनी ट्रैक हिस्ट्री को देख के कि कैसे आपके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं इवन आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट। तब आपको में एहसास होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे गलत खड़े थे। अब सवाल उठता है कि कैसे हम इसको डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किडनी लेवल को डाउन करना, कंट्रोल करना, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाए बिना आपका किडनी लेवल डाउन ही नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी अलग अलग खूबियाँ होती हैं। जैसे हमारा लीवर है, रीजनरेट हो जाता है, डैमेज हुआ रीजनरेट हो गया, बहुत अच्छा है। मगर किडनी के पास ऐसी खूबी नहीं होती, रीजनरेशन पावर नहीं होती, मगर उसके पास कुछ और खूबी है। क्या खूबी है उसको थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करना। मान लो अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को देता है, यानी 2 किडनी में से 1 किडनी हो गई, किडनी की फंक्शन 50%। अब एक किडनी होने के बावजूद क्या उसका किडनी लेवल बढ़ता है? क्या उसका यूरिया लेवल बढ़ता है? अगर नहीं बढ़ता, खुद से सवाल करो कि ये क्यों होता है। मैं इसका जवाब देता हूँ, ये इसलिए होता है क्योंकि किडनी अपनी फंक्शंस को बढ़ा सकती है, किडनी ग्रो नहीं कर सकती, किडनी अपने नेफ्रॉन्स को रीजनरेट बहुत तेज़ी से नहीं कर सकती, मगर किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। मान लो अगर आपका किडनी 3 है, जब किडनी लेवल 3 होता है, हम मान के चलते हैं कि किडनी जो है वो 70% ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, तो आपके पास जो फंक्शनल किडनी है वो है 30%, राइट। अभी 30% जो किडनी है, अगर इसके फंक्शंस को हम बढ़ा दें तो क्या होगा? ये 30% अपनी फंक्शनिंग बढ़ाएगी तो आपके लेवल जो काम करने की क्षमता है वो 60% की हो जाती है, क्योंकि वो अपने काम को डबल कर सकती है, अपने क्षमता से डबल काम वो कर सकती है। अगर हम उसे 60% तक ले जाते हैं तो आपके लेवल डाउन हो जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोचा आपने, आपके लेवल डाउन होंगे और आपके लेवल हो सकता है नॉर्मल रेंज में आ जाए, हो सकता है कि वो 1.5-2 के आसपास बना रहे, क्योंकि किडनी पूरी फंक्शनल तो हुई नहीं है।
मगर अगर ये लेवल डाउन होते हैं तो हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने की वजह से एक तो हमें जो दिक्कत हो रही थी, जो सिम्टम बॉडी में आ रहे थे, जो थकावट हो रही थी, वो डिसअपीयर हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमने बस इस लेवल को आगे मेंटेन करना होता है। मेंटेन मतलब हमने उस लेवल को बनाए रखना है ताउम्र, उसे बढ़ने नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पेशेंट अक्सर उसे हमेशा डाउन करने के बारे में सोचता है, कभी उसे मेंटेन करने के बारे में नहीं सोचता। किडनी की एक्सपेंड करने की एक क्षमता है, उसके बियॉन्ड एकदम ले जाना पॉसिबल नहीं होता किसी भी फिजिशियन के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए। तो जहाँ पर आपके लेवल आकर स्टैटिक होने शुरू हो जाए, वहाँ पर उसको स्टेबल करना ज़रूरी है कि वो अब आगे ना बढ़े। अब ये कैसे होंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। हर पेशेंट में वो अलग अलग होता है। किसी में वो ब्लड प्रेशर होता है, किसी में वो डायबिटीज़ होती है, किसी में वो आईजी नेफ्रोपैथी होती है, किसी में वो पॉलीसिस्टिक किडनी होती है। कोई ना कोई रीज़न है ना पीछे। इस रीज़न पे काम करो, किडनी पे कभी भी मत काम करो। अगर आप उस बीमारी की कॉज पे काम करते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जो बीमारी को, जो किडनी फेल हो रही है, जो उसे ख़राब कर रही है, अब वो फैक्टर नहीं है। यानी अब जो नुकसान पहुंचा रहा था, जैसे आपका बीपी है, पहले बढ़ा रहता था, अब कंट्रोल में रहता है, अब वो चीज़ आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो किडनी आपकी फर्दर और ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, जिससे क्या है, जो उसकी पावर है चीज़ों को फिल्टर करने की, वो बनी रहेगी। अब जब वो हमने मेंटेन कर लिया, उसके बाद हमें सिर्फ उसको बढ़ाना होता है, उसके बाद उसको सिर्फ मेंटेन करना होता है, जिससे पेशेंट की जो किडनी है, हेल्थ है, किडनी पेशेंट के साथ पूरी लाइफ बनी रहती है। पेशेंट को कभी डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता, पेशेंट को कभी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ता। तो बेसिक्स को समझो, बिल्कुल बेसिक्स में जाओ कि क्या गलती की आपने अभी तक। जब तक आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कोई डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है किडनी फेलियर के केस को अपने आप को समझना, कहाँ गलती की, क्यों गलती की, कहाँ कैसे गलती की। जब आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हो, अपने आप से पूछ लेते हो, तो आंसर भी आपके माइंड में अपने आप आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत गहराई से समझना कि किडनी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग बढ़ाई जा सकती है, कैसे अपनी किडनी को अपने साथ ज़िंदगी भर बनाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे कि क्यों मेरी किडनी खराब हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी के माइंड में ये आना ज़रूरी भी है और आना भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सॉल्व हो गया। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर के बारे में, कैसे किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जा सकता है, कैसे किडनी को डाउन किया जा सकता है, कैसे डायलिसिस से बचा सकता है, इसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे फिर चलने आगे चाहूँगा, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपकी हेल्प करे किडनी फेलियर को रोकने में। इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए। धन्यवाद।